मास ऑफ अर्थ इज एमी। अच्छा वर्टिकल जो है ना, अब हम अर्थ के ऊपर खड़े होकर वर्टिकल जो बोलते हैं, वर्टिकल मतलब ये वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल, ये भी वर्टिकल है, अर्थ के लिए वर्टिकल है सब। हम जो बोलते हैं ना सारे वर्टिकल है, ये सारे वर्टिकल, ऊपर फेंकना मतलब इधर होगा, ये ध्यान रखना, ये सब वर्टिकल बोले जाएंगे अर्थ के ऊपर जाके हम बोलते हैं। तो हम यहाँ रहते हैं तो भी हम बोलते हैं कि वर्टिकल है ना। तो उसके हॉरिजॉन्टल मतलब ये इधर इधर कुछ डिस्टेंस पर सैटेलाइट रिवॉल्व करती है इसको एट ए हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सपोज ये h हाइट है, यहाँ एक ऑर्बिट है, ये इस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व करती है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये हो जाएगा r। सैटेलाइट हो गया, वो सैटेलाइट कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल होता है, एटलीस्ट ये नेचर भी, नेचर हेवनली बॉडी भी हो सकती है, या फिर कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पर मशीन हम बना के भेजते हैं सैटेलाइट, जिनको बोलते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट और सन, सॉरी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। इसका मास है, मास ऑफ सैटेलाइट हम स्मॉल एम यूज करेंगे, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम। सारे चीज लिख देता हूँ एक बार, मास ऑफ अर्थ यूज करूंगा मैं इसको, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, h, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, r रिवॉल्व कर रहा है सपोज v स्पीड से, r जो है वो किसके इक्वल होगा, r विल बी इक्वल टू आर ई प्लस एच, और ये होगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या है, ये इसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व करती है। सैटेलाइट v ऑर्बिटल, v ऑर्बिटल स्पीड है। एक बात हमें अपने से पता है कि सपोज ये हमारा अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर ही हो गया, मास एम ही। सैटेलाइट का ऑर्बिट है ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, इसका मास एम है, ये अर्थ है, प्लैनेट हमारा अर्थ है। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, दिस इज आर, और ये हाइट जो है, ये हाइट h है फ्रॉम अर्थ सरफेस, इट इज h। ये h है।
और हमें एक बात पता है कि हमने इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट ना मान करके हम सर्कुलर ऑर्बिट लेते हैं इसको, और हमें पता है कि पार्टिकल को सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। द सैटेलाइट ऑफ मास m revolving in a radius in an orbit of radius r with a speed of v, suppose this speed is v, तो उसका रिक्वायर्ड फोर्स जो है दैट इज mv स्क्वायर बाय r। कौन देगा यहाँ पर? हमने कहा था नेट फोर्स, सॉरी रिक्वायर्ड फोर्स जो है कोई ना कोई देना चाहिए, ये लगता नहीं है, ये नेट फोर्स होना चाहिए। if particle is revolving in a circle that means net force on that particle is equal to m square by r। तो m square by r नेट पर नेट फोर्स लिख लो, कौन कौन से फोर्स है, कौन कौन से फोर्स है बताओ, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्या लगता है तुम्हें? Gravitational force. Gravitational force that is equal to g g mass of earth, mass of satellite upon r square। और कोई फोर्स है इसके ऊपर, और कोई फोर्स है? इसके अलावा कोई और फोर्स दिखाई दे रहे हैं? इसके अलावा कोई फोर्स नहीं, नेट फोर्स है, ये एफ नेट है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं इनके बीच में। तो पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट और सर्कल or revolving in a circle of radius r with a speed v, the net force must be equal to, this is the net force on the particle or satellite, it must be equal to the centripetal force, force is equal to it always equal to m square by r। पहले नेट फोर्स लिख लो, जो भी है जितना भी नेट फोर्स है, कौन कौन से फोर्स लगते हैं, सपोज कोई टेंशन होती, फ्रिक्शन हो, सब कुछ लिख लेते हैं, और अलोंग द रेडियस नेट फोर्स लिख करके उसको कंपैरिजन करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं एम स्क्वायर आर से, क्योंकि वो सर्कल में रिवॉल्व करता है। क्लियर है ये? क्लियर है? यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड है। ऑर्बिटल स्पीड हमने कैलकुलेट की, किस स्पीड से घूमेगा, ऑर्बिटल स्पीड। और यहाँ से हम ये आर जो है ना, आर जी एम by re square, me by re square is v square by r। gm by r square कुछ होता है ना, gm by r square, g mass of earth by Acceleration due to gravity. this is acceleration due to gravity, that means this value is equal to g v square, and v is equal to नहीं, एक मिनट रुको, गड़बड़ हो गई ना, वो डिस्टेंस हमने गलत लिखा है ना, डिस्टेंस कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू गलत नहीं लिख दी, डिस्टेंस इज नॉट आर ई, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज इक्वल टू कितना, दोनों के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर। अब ठीक है ना, एम से एम कैंसिल है, आर से आर भी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, आर से आर भी कैंसिल, तो वी स्क्वायर जो बच जाता है देखोगे जी एम बाय आर। और मैं ये रिलेशन यहाँ से लिख लेता हूँ कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। तो जी एम की वैल्यू यूज कर लेते हैं ना हम लोग, जी आर ई स्क्वायर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो जी एम ई की वैल्यू लिख लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर बाय आर, एंड v is equal to r ही तो बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ g by r, that is re plus h। re plus h, ये ऑर्बिटल स्पीड आ गई, स्मॉल r is equal to re plus h। if satellite
is revolving near to the Earth's surface. So Re plus H is approximately equal to Re. क्योंकि H is very small. This implies that H is less than Re. नियर अर्थ से नियर होने का मतलब क्या है? H की वैल्यू बहुत कम हो गई. 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर. In comparison to 6400 किलोमीटर is very small. तो कभी ऐसा हो जाए कि और सैटेलाइट जो है वो 1-2 किलोमीटर की हाइट पर है, तो हम H को इग्नोर कर सकते हैं. उस केस में रफ आइडिया मिल जाता है हमें ऑर्बिटल स्पीड का. Re is equal to G by Re और उसको लिखेंगे GRE. ये ऑर्बिटल स्पीड आ जाती है. ठीक है. इसके बाद हम देखें टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है और वहीं से देख लेते हैं, डायग्राम वही यूज कर लेते हैं. टाइम पीरियड देखो, इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड v एंड डिस्टेंस इन कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज 2 by r. तो मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें आइडिया है इन चीजों का. टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 2 by r by v. ये जस्टिफाइड है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? No, sir. 2 by r by v. तो 2 by r की वैल्यू पुट कर लो. r इज re प्लस h. r रहने दो. और v कितना है? v की वैल्यू है हमारी RE G by रूट r. ये थी v की वैल्यू है, ऊपर अगर देखने मिलेगी. तो टाइम पीरियड इज 2 पाई, बता देना जहां प्रॉब्लम हो. RE और G, ऊपर एक r है और नीचे का रूट r है, तो ये रूट r ऊपर जाएगा, तो और एक पावर ऑलरेडी है और 1/2 पावर और आ जाएगी, तो r ऊपर हो जाएगा, r पावर 3/2 और g की पावर 1/2. ठीक है. दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 4 पाई स्क्वायर r क्यूब बाय RE स्क्वायर g. और ये 4 और ये पूरी जो सारी टर्म्स है, सारी टर्म्स कांस्टेंट है. g इज 9.8, RE is 6400 किलोमीटर, 4 पाई स्क्वायर is also constant. This complete term is constant. और क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को? t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. कैपिटल सेकंड लॉ दिखाई दे रहा है. कैपिटल सेकंड लॉ, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. सॉरी, थर्ड लॉ है ना ये, तो थर्ड लॉ. हाइट कभी लिखनी हो, हाइट ऑफ सैटेलाइट कभी कैलकुलेट करनी पड़े, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर RE स्क्वायर g और r क्यूब. यहां से हम लिख सकते हैं r क्यूब इज इक्वल टू t स्क्वायर RE स्क्वायर g बाय 4 पाई स्क्वायर RE प्लस h होल क्यूब t स्क्वायर RE स्क्वायर g बाय 4 पाई स्क्वायर. क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट. RE प्लस h इज इक्वल टू t स्क्वायर RE स्क्वायर g बाय 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3. हाइट इज इक्वल टू t स्क्वायर RE स्क्वायर g डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस RE. ये हाइट ऑफ सैटेलाइट है. हाइट कभी कैलकुलेट करनी पड़ती है, हालांकि इस तरह की कैलकुलेशन नहीं आती है, पर अपने पढ़ जाए कभी फंडामेंटल पता होना चाहिए करना क्या होता है. एंगुलर मोमेंटम, सैटेलाइट का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पर क्योंकि सैटेलाइट रेडियस ऑफ अर्थ
जो है ना वो काफी ज्यादा है, 6400 किलोमीटर। इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ अर्थ, द साइज ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल। तो उसको हम लोग पॉइंट ट्रीट करते हैं, पॉइंट मास की तरह से। ऐसा नहीं कि पॉइंट मास जैसी कोई चीज होती है, हमेशा साइज होता है कंपैरिजन में। तो जब अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, इसी कंपैरिजन में सैटेलाइट जो लॉन्च होती है उनका साइज बहुत छोटा होता है ना। तो उसको हम जीरो काउंट करते हैं, उसको पॉइंट मास ट्रीट करते हैं। और तुम हम सैटेलाइट को एक पॉइंट मास ट्रीट करेंगे या एक पार्टिकल ट्रीट करेंगे, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। सैटेलाइट का साइज और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम कुछ बोल सकते हो? क्योंकि सैटेलाइट का साइज बहुत छोटा है, तो उसका पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, if satellite is a particle, the moment of inertia of the particle पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? रोड का ml square by 12. और पार्टिकल का ये एक्सिस है, ये पार्टिकल है, मास टाइम है, डिस्टेंस आर है, Mass मोमेंट ऑफ into इनर्शिया mass. कितना? एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा। सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया एम आर स्क्वायर, ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है, एम आर स्क्वायर। और एंगुलर स्पीड कितनी होगी? वी स्पीड से रिवॉल्व करती है, और आर रेडियस सैटेलाइट का। तो आर से आर कैंसिल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम वी आर। और तुम v की वैल्यू पुट करना चाहो तो m इंटू आर, वी हमने कैलकुलेट किया था, रेडियस ऑफ अर्थ रूट ऑफ g बाय आर। एंगुलर मोमेंटम m r e, और रूट ऑफ g की वैल्यू चाहो g की वैल्यू पुट कर सकते हो तुम। g कितना था? g कितना था? तो एंगुलर मोमेंटम में जो भी कुछ पुट करना चाहो तुम पुट कर दो, उसमें मिल जाएगा। जो भी कुछ दे रखा है, स्मॉल g दे रखा है, क्या मास दे रखा है, मास ऑफ अर्थ तुम्हें आइडिया होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इज ऑर्डर ऑफ 25, 10 पावर 25 किलोग्राम, है ना। कुछ आगे नंबर होगा, 25 या 26 ऑर्डर का मास ऑफ अर्थ रहता है। ये सारी बातें हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट है जो सबसे, वो है एनर्जी। एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी में तुम्हें क्या लगता है कौन कौन सी एनर्जी यहाँ पर रिवॉल्विंग सैटेलाइट के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? कौन कौन सी एनर्जी होगी रिवॉल्विंग सैटेलाइट के पास? बताओगे जरा मुझे, और क्यों होगी? रिवॉल्विंग सैटेलाइट के पास कौन कौन सी? एक तो रिवॉल्विंग सैटेलाइट है, मोशन में है, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी। दूसरी एनर्जी कौन सी होगी? दूसरी एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से? हाइट पे सर। कल भी शायद मैंने बताया था, हाइट, यहाँ पर तुम हाइट ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा फंडामेंटली बात करो। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आती है हमेशा फोर्स की वजह से। फोर्स है वहां पर, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था कल। एक सॉलिड बॉडी, एक कल परसों देखा था ना, स्फीयर है, एक स्फीयर है, और एक यहाँ पर मास m है, और इसका मास m है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? -gmm बाय डिस्टेंस। ये हमने कैलकुलेट किया था, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अल्टीमेटली चलो मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ कि क्या मतलब है इन बातों का। बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की एनर्जी है। पहले किसकी बात करना चाहोगे?
अच्छा, एक रिलेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करूंगा, वो यहाँ याद रखना, पूरे चैप्टर के लिए तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीजें मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो mv²/r, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय g mass of earth, mass of satellite और डिस्टेंस का स्क्वायर। स्मॉल m इज मास ऑफ सैटेलाइट, जो यूजुअल मीनिंग है जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था वही है। तो ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ से पता है हम क्या देख सकते हैं, अब मुझे दिखाई देता है, मैं इस रिलेशन को यूज करूंगा, mv²/r, mv², r इसको हम इधर ले गए, तो g_m_e_m/r। ये रिलेशन में फ्रिक्वेंटली यूज करूंगा। और ये रिलेशन पता है, ये m कांस्टेंट है, ये m कांस्टेंट है, तुम हटाना चाहो कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो। v² g_m_e, g एक कांस्टेंट है, कैपिटल M दैट इज द मास ऑफ अर्थ, वो भी कांस्टेंट है। स्मॉल m कि मास ऑफ सैटेलाइट है, दोनों साइड कैंसिल हो सकता है। पर मैं इसको याद करने के लिए ना, mv² को याद करने के लिए मैं ऐसे यूज करूंगा, g_m_e_m/r, मैं इसको यूज करूंगा रिलेशन को बार बार। और ये हम बोल सकते हैं दिस इज अ रिलेशन, दिस इज, तुम्हें याद पता होना चाहिए, फिर काफी बार तुम यूज कर सकते हो उसको, और इसकी कैलकुलेशन में काफी यूजफुल भी रहेगा ये। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन orbital speed and radius of orbit. रेडियस ऑफ ऑर्बिट देखिए, पहले हम लिखना चाहते हैं, मैं दोबारा ड्रॉ करूं क्या उसको एक बार, ये तुम्हारी हो गई अर्थ, ये हो गई सैटेलाइट का ऑर्बिट। ये सैटेलाइट है, इसकी स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है, पता है काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। और तो हमने देखा दो तरह की एनर्जी है, तो काइनेटिक है, पोटेंशियल है। काइनेटिक की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, और फिर टोटल कितनी होगी वो बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है कि इसका मास m है, स्मॉल m मेंशन कर, इसकी स्पीड v है, और v हमने इन टर्म्स ऑफ r और हाइट कैलकुलेट कर ली है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। बस v को हमने कैलकुलेट किया, और v को हम कैलकुलेट करके, पता भी मैंने क्या लिखा, इस काइनेटिक एनर्जी को तुम वेलोसिटी की टर्म्स में याद रखोगे, ठीक है ये बात, पर ये क्वेश्चन है यहाँ से ऐसे पूछा नहीं जाएगा। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा रिलेशन पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और मैंने mv² की वैल्यू अभी तुम्हें बताई है कि मैं बार बार यूज करूंगा, मैंने मतलब यही था, mv² इटसेल्फ हाफ, तो ऐसे कैसे रहेगा, mv² इज g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट बाय r। मतलब ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है। क्या से लिख सकता हूं मैं, सिंस mv² इज इक्वल टू g m_e by स्मॉल r। Kinetic energy in terms of velocity, half mv², or speed of the satellite, and in terms of radius of orbit, it is half g mass of Earth into mass of satellite divided by radius of orbit. Similarly, potential energy, टू मासेस सिस्टम के केस में हमने पढ़ा था m1 m2 और सेपरेट बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस उनके बीच में d है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस gm1 m2 by r। अर्थ और सैटेलाइट भी टू मासेस सिस्टम है, अर्थ तो gm1 m2 by r लगेगा, नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट बाय डिस्टेंस, उसके सेंटर से सेंटर का लिया जाता है। और सैटेलाइट तो तुम्हारा पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं हम उसको, पॉइंट मास ट्रीट कर रहे हैं, और रेडियस के सेंटर से देखेंगे अर्थ के, तो डिस्टेंस है स्मॉल r, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज स्मॉल r। तो ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई gm1 m2 by r विद नेगेटिव साइन। और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी को तुम इन टर्म्स ऑफ v भी लिख सकते हो, दिस इज इन टर्म पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ r, एंड दिस gm by r itself is mv²। इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव साइन के साथ v स्क्वायर। सही है, ये समझ में आया क्या? Yes, sir. अब टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी, टोटल भी तुम्हें किसी भी टर्म्स में पूछा जा सकता है। टोटल इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, दोनों में कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने इसको किया हुआ है। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ v अगर मैं लिखना चाहूँ, वैसे तो होती है, देखो हमें जो याद रहता है हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस g m1 मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय r। ये टोटल है, पर ये टोटल है इन टर्म्स ऑफ r एंड इन टर्म्स ऑफ v, दोनों के फंक्शन बना हुआ है, v का फंक्शन भी और r का फंक्शन भी है। सिर्फ अगर v में चाहिए तो टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ v पैरामीटर में चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ v इज हाफ mv स्क्वायर प्लस potential energy in terms of v is minus mv square, it is equal to minus half mv square. Total energy is minus half mv square, और उसको लिख सकता हूँ हाफ mv square is kinetic energy is equal to नेगेटिव साइन ऐसे कैसे लिख दिया, एंड हाफ mv square is the kinetic energy of satellite। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, साइन ऑपोजिट होता है। टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ r अगर हम लिखना चाहें, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ r, तो काइनेटिक एनर्जी पहले इन टर्म्स ऑफ r हाफ g m e m by r, ये mv स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ r इज माइनस g m e m by r, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा माइनस हाफ g m e m by r, और मैं उसको ऐसे लिख दूं हाफ माइनस g m e m by r, तो ये बन जाता है हाफ, और ये तुम्हारी है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, तो उसको ऐसे लिखता हूँ मैग्नीट्यूड, तो देखो ऐसे है, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। साइन टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का दोनों का नेगेटिव रहता है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, काइनेटिक कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हाफ एम स्क्वायर, मास हमेशा पॉजिटिव होता है और v स्क्वायर भी पॉजिटिव आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी इन केस ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में तो एटलीस्ट नेगेटिव ही होगी, हालांकि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, आगे सिस्टम बनेंगे तो देखेंगे। ग्रेविटेशन के अंदर सारी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, तो एक एनर्जी पॉजिटिव है, एक एनर्जी नेगेटिव है, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? एक एनर्जी अगर पॉजिटिव एक एनर्जी नेगेटिव है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी? Negative. नेगेटिव, डिपेंड करता है साइन कौन सा, डोमिनेटिंग कौन है ना। अगर जिसका साइन है एक +5 एक -10 है, तो ओवरऑल जब ऐड करेंगे तो क्या साइन क्या आएगा, जो बड़े नंबर का साइन है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डोमिनेटिंग रहती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती है। अगर सिर्फ वैल्यू की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड हमेशा कम रहता है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डबल होती है काइनेटिक एनर्जी से। तो टोटल एनर्जी का साइन वही आएगा जो डोमिनेटिंग एनर्जी का, डोमिनेटिंग एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है, तो टोटल एनर्जी भी सिस्टम की नेगेटिव रहती है। टोटल एनर्जी हम लिखी भी ऊपर, लास्ट में इसको लिख देता हूँ, टोटल एनर्जी को लिखना होगा भी इन टर्म्स ऑफ बी, टोटल एनर्जी इज माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, इन टर्म्स ऑफ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस हाफ जी एम ई एम बाय आर, ये तुम्हारी टोटल एनर्जी है। ठीक है, आर यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। देखो तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एक सिस्टम बन गया ना, एक सिस्टम है ये, और ये बाउंडेड है। जैसे तुम थोड़ा सा सोच सकते हो कि बाउंडिंग सिस्टम क्यों बोला जा रहा है। सैटेलाइट को हमेशा अर्थ अपनी साइड अट्रैक्ट करके रखती है, सैटेलाइट कहीं नहीं जा सकती, बाउंडेड सिस्टम है ये। ठीक है, तुम देखो तो एटम के अंदर भी ऐसा होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है ना, चलते हैं वहां पर।
तुम लोगों ने पढ़ा भी है काफी बार, थोड़ा मेरे को हेल्प करना, क्या तुम्हें पता है? ये सपोज ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, तो सपोज हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम बनाया मैंने। तो तुम्हें ना एक पता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करना हो तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं उस एनर्जी को? आयोनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy, the amount of energy required to eject out the electron from its outermost shell, है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, एनर्जी क्यों देनी पड़ती है पता है? और किसी भी चीज को फ्री करने के लिए ना, कोई भी चीज फ्री है उसकी अगर एनर्जी जीरो है तो। ये सिस्टम जो है ना, दोनों सिस्टम जो हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल सिस्टम है हमारा, एक है ये इलेक्ट्रिक सिस्टम, इसको बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, एटम जो हमारा है ये भी एक सिस्टम है। दोनों ही केस में बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, बाउंडेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। अर्थ और सैटेलाइट दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ओवरऑल एनर्जी इसकी नेगेटिव आएगी। और कोई भी चीज तुम्हें फ्री करनी हो ना, कोई भी चीज तुम्हें फ्री करनी हो, ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है पता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना, जितनी एनर्जी इसकी होती है, जितनी एनर्जी इसकी है, क्योंकि ये एक बाउंडेड सिस्टम है, अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर इसकी कुछ एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सपोज एक्स। फिर पढ़ा हो तो मैं लिखता हूँ एक वैल्यू, तुम्हें अगर पढ़ा हो तो ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन के केस में ये वैल्यू होती है सब -13.6 बाई n स्क्वायर। पढ़ा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट? आया ये तुम्हें? यस सर। Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की? -13.6 upon n square. तुम्हें बाहर निकालना है इसको, तुम्हें इसको बाहर निकाल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, तुमने कहा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी भाई एनर्जी? क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी एनर्जी मांग रहे हैं? क्यों देनी पड़ेगी एनर्जी? So stability है इसलिए। इसकी एनर्जी नेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका। बताता हूँ, मैं थोड़ा मैथमेटिकल बात करना चाहता हूँ। इसकी एनर्जी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं इसकी एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव भी कितने, -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं ये कहता हूँ कि ये फ्री हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा अगर तुमने इसकी एनर्जी जीरो कर दी तो। कर सकते हो जीरो? कर सकते हो जीरो इसकी एनर्जी? कर सकते हो जीरो? बताओ। So बिना एनर्जी दिए तो नहीं निकलेगा। नहीं, एनर्जी कितनी एनर्जी दो ताकि जीरो हो जाए? +13.6 by n square। +13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर तुम दे दोगे तो उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 8 कैप -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसको जीरो करना है हमें, तो हमें इतनी वैल्यू दे दी, मतलब किसी -5 अगर रुपीज है तो हमें जीरो करना है उसका बैलेंस, तो +5 कर दो उसको, तो -5 +5 करके जीरो हो जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इट्स एनर्जी जीरो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड इज मस्ट बी इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तुम दे रहे हो ना, वो जीरो करने के लिए। और जीरो होते ही कोई भी सिस्टम फ्री हो जाता है, कोई भी पार्टिकल सिस्टम से फ्री हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसका एनर्जी जीरो हो गई तो इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी तुम बोलते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इट्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो ओनली। मतलब ये इसकी डेफिनेशन होगी। समझ में आया मैंने क्या बोला है? आयनाइजेशन एनर्जी हम इसलिए देते हैं ताकि इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाए। मान लो किसी की एनर्जी -5 जूल है, तो हमें जीरो करने के लिए उसको +5 जूल देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी
सिर्फ वो अमाउंट है जो टोटल एनर्जी को जीरो करने के लिए हम देते हैं, सप्लाई कर, ताकि जीरो हो जाए। समझ में आई क्या ये बात? Yes, sir. और जीरो होते ही क्या होगा? एनर्जी जीरो होते ही क्या होगा? वो फ्री हो जाता है, फिर वो घूमता नहीं है, वो भाग जाता है छोड़ के, वो आजाद हो गया, वो फ्री हो जाता है। ये तो घूम रहा है, चक्कर काट रहा है चारों तरफ, ये फंसा हुआ है बेचारा, इस ऑर्बिटल तोड़ के बाहर निकलना जा नहीं सकता, एनर्जी नेगेटिव है, कर्जा है इसके ऊपर, जीरो कर दो भाग जाएगा, जीरो करते ही भागेगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दो ना, तभी तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बाहर निकल एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है बेचारे की। जीरो करो ना उसको, जीरो करते ही निकल जाएगा अपने आप, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी जीरो कर दो उसकी, जीरो होते ही फ्री। जीरो से ज्यादा होगा तो और तेज भाग के जाएगा वो, जीरो करते ही फ्री है, फिर वो किसी के दबाव नहीं मानेगा, निकल जाएगा जहाँ जाना है उसको। और जीरो से तुमने और भी ज्यादा, हम तो ज्यादा कर देंगे तो और तेज भाग के जाएगा वो, और जो तुम्हें अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा दोगे वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो ऐसे ही अगर हम अगर बात करें कि अराउंड द अर्थ, बिल्कुल ऐसे ही इसको इमेजिन करना, अराउंड द अर्थ प्लैनेट सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, और सैटेलाइट बेचारे फंसे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही। और सैटेलाइट की टोटल एनर्जी इसके इक्वल है। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी की बात करें इन टर्म्स ऑफ -12 mv², -half GME/m/r, इसकी एनर्जी के इक्वल है। उसकी एनर्जी भी नेगेटिव बेचारे की, वही फंसा हुआ। हम चाहते हैं कि सैटेलाइट फ्री हो जाए, छोड़ के चला जाए अर्थ अपने ऑर्बिट को, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट को छोड़ के चली जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? सैटेलाइट कब तक घूमेगी चारों तरफ अर्थ के? कब तक? कब तक घुमाओगे उसको? कब तक घुमाओगे? बताओ। कहते हैं इसको फ्री करने के लिए जीरो एनर्जी कर दो उसकी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा जीरो करने के लिए? +½ mv²। +½ mv² दे दो उसको। अगर 20 स्पीड से कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की एनर्जी इक्वल दे दो, ताकि उसकी एनर्जी क्या हो जाए? जीरो। Total जीरो हो energy जाए, zero. टोटल एनर्जी जीरो हो जाए। वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाह रहा था, यही तो है कंसेप्ट। तो वो जो एनर्जी तुम दे रहे हो ना, जिसमें तुम लोगों ने नाम रखा था वहां पर, इलेक्ट्रॉन के केस में तुमने नाम रखा हो, उसका क्या नाम रखा है भूल गया मैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी एनर्जी होती है वो? Ionization energy. Ionization energy. In terms of this planetary system, this ionization energy in case of planetary system is known as binding energy. क्या बोलते हैं उसको? Binding energy. बाइंडिंग एनर्जी समझ में आया क्या है? बाइंडिंग एनर्जी तुम दो तीन तरह से इसको बोल सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। फर्स्ट डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी is the amount of energy required to make the total energy of satellite zero. ये भी तुम बोल सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। जितनी टोटल उतनी बाइंडिंग होगी, साइन रिवर्स होगा, है ना? साइन रिवर्स होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी की मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को क्या करना चाहते हैं हम लोग? यस सर। पता है Yes, sir. ये चीज बड़ी मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी मेरे को। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी, हम स्पिरिचुअली बात कर सकते हैं कि फ्री जब होते हैं, फ्री तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। जितना हम बंधे हुए हैं चीजों से। मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ना ऐसी बात करने के लिए। एक मिनट रुको। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर हम सैटेलाइट को ऑर्बिटल से बाहर क्यों निकालते हैं लेकिन? नहीं, ये तो क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाएगा ना, बाहर से क्यों निकालना है? सैटेलाइट भेज दी, हमने भेज दी, बात खत्म हो गई। पता क्या होगा, अभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अभी 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई 2 किलोमीटर की जो है रेडियस है ऑर्बिट का, अगर इसको 3 किलोमीटर के रेडियस में शिफ्ट करना हो तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, है ना? Okay, sir. रेडियस शिफ्ट करना हो, 5 किलोमीटर की हाइट पे घूमती है, 50 किलोमीटर की हाइट पे घूमती है, 100 किलोमीटर पर शिफ्ट करना है, ऐसे तो मिलेंगे। तो ना वहां पर फिर हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना? ये सारे कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है? तो बाइंडिंग एनर्जी में लिखना चाह रहा था, समझ गए ना तुम? द एनर्जी रिक्वायर्ड अब सैटेलाइट तुम्हारा कंप्लीट हो गया भाई। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, उसकी 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है, ये सारी बातें रहती हैं, हालांकि 5-7 मिनट की, शायद आज ना भी हो पाए। पर तुम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर एक आध क्वेश्चन मिलेगा। मेरी साइड से चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2 दिन तुम्हारी डाउट क्लासेस है, 2 दिन में जितने डाउट ले आना ले आना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट,
सैटेलाइट को रिमूव करेंगे कहाँ से? उसके ऑर्बिट से। तो रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट around the earth to infinity, around the earth to infinity। उसके अर्थ से उसके ऑर्बिट से उठा के इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, मतलब बहुत दूर लेके जाएंगे, बहुत दूर कि वो वापस ना आ सके, ऐसे है इसका मतलब। इट्स कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। और मैं डायरेक्ट मैथमेटिकल लिखता हूँ उसको, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। जितनी भी टोटल नेगेटिव होती है, सॉरी टोटल एनर्जी है, उसका नेगेटिव कर दो, क्योंकि हमें तो टोटल जीरो करनी है ना, ताकि जीरो हो जाए। तो नेगेटिव ऑफ माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल एनर्जी ये थी, या फिर नेगेटिव ऑफ माइनस हाफ जी एम ई एम बाई आर। तो बाइंडिंग एनर्जी के दो फॉर्मूला आ गए, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम दे दोगे ना, तो सैटेलाइट अपना ऑर्बिट छोड़ के चली जाएगी। एस्केप स्पीड, किसी भी पार्टिकल को अर्थ सरफेस से कितनी स्पीड देकर भेजे ताकि वो कभी वापस ही ना आए, एस्केप स्पीड। तो हमने कहा भाई यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, मैंने जो भी बताया था वही है। इसको स्पीड अगर v दे दें, तो उसकी एनर्जी है ना टोटल एनर्जी कितनी है इसकी? टोटल एनर्जी ये रेस्ट पर है, मास m और ये रेस्ट पर है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? माइनस जी एम ई एम बाय आर ए। velocity given to the particle to make its total energy zero, टोटल एनर्जी जीरो। तो हमने इसको v वेलोसिटी दे दी ताकि उसकी टोटल इतना, और उस वेलोसिटी v की वजह से एनर्जी आई ना, उस एनर्जी की टोटल एनर्जी उसने कर दी, वो जीरो होगी। तो माइनस जी एम ई एम बाय आर ई प्लस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर हमने टोटल एनर्जी जीरो कर दी, हाँ तो सर वो ये प्लेनेट के कंट्रोल से छूट के बाहर चली जाएगी। हाँ, लेकिन सर अगर हमने उसको पॉजिटिव कर दिया, तो सिर्फ अर्थ से रिफ्लेक्ट होगी या सभी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी? अभी मतलब कि सर एक तो है कि अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर दूर गए, और हाँ, और सभी ऑब्जेक्ट मतलब कि हर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है, दूर हो रही है। ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर? कौन ऑब्जेक्ट है? अर्थ के अलावा कौन है यहाँ पर? अर्थ के अलावा कौन है? अर्थ एक पार्टिकल, और कौन है यहाँ? मतलब किसी और कोई इंक्लूड करने है या फिर नहीं, ऐसा कोई सिस्टम बनता नहीं है ना। और तुम क्वेश्चन करो, उससे वहां से क्लियर होगा तुम्हें क्या पूछ रहे हो, मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा। कोई है ही नहीं यहाँ पर, तुम किसका इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो? कुछ है ही नहीं, उसका डिसीजन कैसे करेंगे? क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा बताओ। पोस्ट में कर दी सर। दूसरे प्लैनेट की बात कर रहे हैं, दूसरे प्लैनेट। सर देखिए हाफ एम वी स्क्वायर है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने दी है इसको, वेलोसिटी गिवन टू द पार्टिकल टू मेक इट्स टोटल एनर्जी जीरो, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर ये जीरो होगी, इट इज इक्वल टू जीरो टू एस्केप करने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम कहां से? अर्थ के फील्ड से बाहर चले, कि अर्थ के फील्ड में अगर रह गया तो फिर वापस आ जाएगा।
टू एस्केप फ्रॉम अर्थ फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू g me m/r। सॉरी r जो है कैपिटल R है, रेडियस ऑफ अर्थ। m से m कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू m से m कैंसिल 2gm/re और gm/re स्क्वायर gme/re स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है g, इसकी वैल्यू। तो gme की वैल्यू क्या है, gre स्क्वायर आ जाती है। तो न्यूमरेटर में लिखता हूँ v स्क्वायर इज 2 gre स्क्वायर बाय re, v स्क्वायर इज 2 2 into 6.4 into 10 power 6 into 9.8। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो याद है 11,200 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड, 11,200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर तुम किसी को फेंक देते हो तो ये वापस नहीं आता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई पार्टिकल तुम यहाँ से फेंकने आए ना बाहर, कभी वापस ना आए। भीम ने हाथी स्पीड से फेंके थे, इस स्पीड से फेंक दो तुम, कभी वापस नहीं आएगा। ये स्पीड करते ही किसी भी पार्टिकल की एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस 0 हो जाती है। इसी को बोला था एस्केप स्पीड। समझ में आया? यस सर। सेट डाइट कंप्लीट हो गई। कल डाउट लेंगे, डाउट्स लेके आना। कहोगे तो 2-4 क्वेश्चन कल करा देंगे पहले सेटेलाइट के, पर जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल चीजें तुम अप्लाई करोगे तो आ जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ लेना, अगर दिक्कत आए तो। टाइम रहा नहीं तो मैं करवा देता, ठीक है। तो